चलो ठीक है, हो गया। अब आ रही है ना आवाज? 10-14 एक आवाज आ रही है, आ रही है ना? ठीक। चलिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक द्वारा से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद में एक मिल थी और इस मिल में वर्कर्स काम कर रहे थे। तभी क्या हुआ, वहां पर प्लेग फैल गई। तो वहां के डीसी ने ऑर्डर दिया कि क्योंकि जो प्लेग है वो बेसिकली क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करती है, इसलिए एक तरह का वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो जितनी भी मिल्स थी वो बंद हो गई, ठीक है। और इस मिल के मालिक कौन थे? साराभाई, ठीक है जी। अब हुआ क्या, जब वर्कर्स अपने घर में बैठे, ठीक है, तो वर्कर्स को सैलरी भी दी गई प्लस 75% बोनस भी दिया गया कि चलो आप अपने घर पे बैठ रहे हो तो नेचुरली खर्चा पानी तो होगा, बच्चों की फीस है, तो आप अपने घर में सारा वर्क करो। हुआ क्या, जैसे ही प्लेग खत्म हुआ वहीं पर वर्ल्ड वार 1 जो चल रही थी वो भी समाप्त हो गई, और अपने साथ वो क्या लेके आई? इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है। जब भी वार होगी हमेशा इन्फ्लेशन लेके आएगी, महंगाई लेके आएगी, ठीक है। तो जैसे ही प्लेग खत्म हुआ वर्कर्स दोबारा आए, तो वर्कर्स ने डिमांड की कि ये हमारा 75% जो आपने बोनस दिया था इसको कंटिन्यू रखा जाए, यानी कि अब हमारी जो सैलरी है उसको कितना बढ़ा दिया जाए? 75% तक, ठीक है। अंबालाल साराभाई इस चीज से वाकिफ नहीं थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं, मैं इतना नहीं बढ़ाने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्कर्स के इस कॉस्ट को कौन लेके जा रही थी? अनसुईया बेन। अनसुईया बेन कौन है? अंबालाल साराभाई की बहन, ठीक है। तो उन्होंने किसको आमंत्रण किया? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, आपको पता होना चाहिए कि वो अंबालाल साराभाई के बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई अजीब आदमी था ये। यहाँ तक कि अफ्रीका में जब उन्होंने आंदोलन चलाए थे, उस आंदोलन में भी इन्होंने फाइनेंस किया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अननोन लोग हैं सारे। कई लोग तो एलिगेशन भी लगाते हैं महात्मा गांधी के ऊपर, ये सेटलमेंट कराई गई थी 75% सीधा 35%। ये सब मिली जुली भक्ति आपस में। बड़े बंदे है ना, बड़े बंदों को नहीं पता होता क्या हो रहा है। ये लीडर हमको बोलेंगे। अब मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर हिंदू सेंट है, हिंदू सेंट अच्छे खासे, और टीवी में जो कृष्णों को गालियां निकालते हैं, जो कृष्णों को, और उनका लड़का खुद का जो मेरा फ्रेंड है वो कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ। अब ये नहीं पता कि अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी थी, ठीक है। तो 75% के लिए बुलाया गया। महात्मा गांधी आते हैं, महात्मा गांधी मीटिंग करते हैं पहले वर्कर्स से और अंबालाल साराभाई से। अब अंबालाल साराभाई ये बात कहते हैं कि भैया मैं तो कितना बढ़ाऊंगा, सिर्फ 20%, ठीक है। ये वर्कर्स के बाद जाते हैं, वर्कर्स कहते हैं 75% तक। तो महात्मा गांधी उनको कितना मनाते हैं? 35%। सर कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। कहीं ना कहीं जो कॉस्ट हल हुआ है वो किसका हुआ है? मिल ओनर का ही हुआ है। कहाँ 75%, कहाँ 35%, ठीक है। तो 35% की डिमांड रखते हैं अंबालाल साराभाई के सामने, वो नहीं मानते और ये क्या करते हैं? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया, पहली हंगर स्ट्राइक, फास्ट अप टू डेथ। जब तक आप मेरी डिमांड नहीं मानेंगे तब तक मैं मरण व्रत में बैठूंगा। गांधी जी की तबीयत खराब होने लग पड़ी, ठीक है जी। वर्कर से धमकी दे दी कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? बिल को आग लगा देंगे।
अंबालाल साराभाई को मानना पड़ा और अल्टीमेटली सेटलमेंट कहां पर हुई? 35%। यानी कि अब जो सैलरी इंक्रीज होगी वो कितनी होगी? 35%। नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं देखो कि इसमें जो कॉज सक्सेसफुल हुआ है वो मिल ओनर का ही हुआ है। वर्कर्स के पल्ले यार कहते हैं ना 50% तक इंक्रीज हो गया, हम कहते हैं कि वर्कर्स के पल्ले कुछ चला गया। 20% तो पहले तैयार था, इतना तुमने हुड़दंग कर लिया, इतनी रंगत साइकिल 15% के लिए, फिर तो ना देते। ठीक है, तो कई लोग एलिगेशन लगाते हैं कि ये सब क्या था? प्लान था। आपको बड़े किस्से मिलने वाले मॉडर्न इंडिया में ऐसे बहुत किस्से। जो आलोचक है ना गांधी के, वो ये बात बोलेंगे बिल्कुल एक पॉइंट पे जाकर चीज गिरती थी आके नीचे। और कई लोग तो यहां तक कहते हैं महात्मा गांधी वो था एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अगर वो थे तो लंबा चला गया, क्योंकि महात्मा गांधी को ज़ुलू वार्ड मिल चुका था अफ्रीका में। जब वहां पर डचों के साथ लड़ाई हुई थी ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, अफ्रीका में 1801 1802 के कितनी 1901 1902 के करीब महात्मा गांधी ने एम्बुलेंस सर्विस की थी। किनके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। यहां तक कि जो वहां के लोग थे उनको रिक्रूट करवाया था, जिसके लिए उनको ज़ुलू वार्ड भी मिला था। ऐसी बात भी नहीं कि अंग्रेज इनको जानते नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते थे इनको, ठीक है ना। तो ये बंदा पूरा उनसे वार्ड वुड लेकर ही यहाँ आया था, ठीक है। तो 35% जो क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मतलब यहाँ पर जो हुआ किसका फायदा हुआ? अंबालाल साराभाई का ही फायदा हुआ, मिल वर्कर्स का कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियर है जी? आगे चलिए। अगला था खेड़ा सत्याग्रह। द फर्स्ट सिविल disobedience movement, the first civil disobedience movement of महात्मा गांधी। चलिए, खेड़ा कहां पर है? गुजरात। खेड़ा कहां पर है? गुजरात। और गुजरात में क्या हुआ? किसान जो थे उन्होंने फसलें उगाई हुई थी, पर किसी कारण बारिश कम पड़ी और उसके कारण क्या हुआ? जो फसल थी उसकी प्रोड्यूस 25% से कम हुई, लेस देन 25%। ठीक है जी। अब गुजरात के खेड़ा में ही एक कानून भी बनाया गया था जो पूरे गुजरात में अप्लाई हो रहा था। वो कानून क्या था कि, और अंग्रेजों ने बनाया, सबसे बड़ी बात अंग्रेजों ने ही इस कानून को बनाया था कि अगर किसी किसान की 25% से कम उपजाऊ होती है तो उसमें हम टैक्स रिलीफ दे देंगे, तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं मांगेगी। अब किसानों की 25% से कम हुई प्रोड्यूस, किसान किसके पास? या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। उन्होंने इसको बोला आपका ही लॉ कहता है कि 25% से कम होगी तो हम नहीं टैक्स लेंगे, तो आप इस सीजन का लगान जो है हम इसको माफ कीजिए। पर जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर ये चीज करने से मना कर देता है। कलेक्टर कहता नहीं, ये नहीं करेंगे, आपको लगान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो गुजरात के दो लीडर, इंदु लाल याग्निक और दूसरे कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। तो दो लीडर्स, लोकल लीडर्स, इंदु लाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल, ये किसको आह्वान करते हैं? महात्मा गांधी को, कि आप युग पुरुष हैं, आपने दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है, तो आप यहाँ आके इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कीजिए। जैसे ये यहाँ पर आते हैं महात्मा गांधी, सबके साथ किसको मिलते हैं? डीसी को मिलते हैं, और डीसी को कहते हैं सर उनका कॉस्ट बिल्कुल जायज है, आपकी कानून है, अपने कानून की आप उल्लंघना कर रहे हो। ठीक है जी। तो डीसी कहते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते, सॉरी, जो हमको ऊपर से ऑर्डर है वो यही है कि लगान तो आपको देना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? लोगों को इकट्ठा करते हैं और
छोटे लेवल पे पहली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पर अंजाम देते हैं। पूरे भारत लेवल की नहीं है, खेड़ा लेवल पे है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है कि उन्होंने लोगों को बोला कोई भी लॉ नहीं मानना, सरकार का कोई भी रूल नहीं मानना, मत दो टैक्स, और ना केवल ये कोई और टैक्स भी है ना वो भी मत दो, खुलेआम लॉ की वायलेशंस करो। ठीक है, जब तक ये लोग हमारे कॉज पे नहीं आएंगे तब तक हम इनको कोई भी टैक्स नहीं देंगे, कोई इनकी बात नहीं मानेंगे, खुलेआम लॉ की वायलेशंस करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वो प्रेशर में आ गया और अल्टीमेटली उसने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने फैसला लिया कि जो किसान बड़े किसान हैं, जो पे कर सकते हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, सिर्फ वो ही टैक्स देंगे। जो आम किसान है जो पे नहीं कर सकते वो टैक्स नहीं देंगे। अब ध्यान से देखो, तुम बड़े किसानों को तो फंसा ही दिया तुमने। आपने ये थोड़ा कहा कि सारे किसानों को, बड़ा किसान फंस गया, जमींदार जब टैक्स देगा तो नेचुरली कॉस्ट क्या था कि टैक्स माफ करना है। हुआ क्या, बड़े जमींदार को टैक्स देना पड़ा। भाई गवर्नमेंट का तो सीन पूरा हो गया, गवर्नमेंट को कलेक्शन चाहिए तो गवर्नमेंट को मिल गई। ठीक है, छोटे किसानों के हक में चले गए, पर गवर्नमेंट का भी तो कॉस्ट आपने पूरा किया है ना। ठीक है, चलो फिर भी बुक्स कहती हैं ये सक्सेस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी का सक्सेसफुल आंदोलन। तीनों आंदोलन सक्सेसफुल। ठीक है, असल में चंपारण भी एक तरह का फेलियर है। भाई अगलों ने 100% लागत लगा दी, तुमने कहा 25-30% वापस कर दो, तो क्या मतलब है इसका? 70% तो नुकसान ही हुआ है किसानों का। फायदा तो तब होता ना 100% वापस करवाते तुम। इतना बड़ा झमेला करने की जरूरत क्या थी? जब मिल ओनर को आपने सिर्फ 35% ही में मनवाया तो इतना बड़ा झमेला करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बैठ के भी सेटलमेंट हो सकती थी, थोड़ा उसको और प्रेशराइज करते तो वो 20 से 35% में आ जाता। स्ट्राइक करने का तो तब फायदा था अगर 50-55% दबाते तुम उनको। ठीक है, और यहाँ पर भी जो एक कंट्रोवर्सी वो ये है कि टैक्स सिर्फ छोटे किसानों का माफ किया गया, पर गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया ना। जो गवर्नमेंट चाहती थी वो तो गवर्नमेंट को मिल गया ना। ठीक है, पर ठीक है, बुक्स कहती है सक्सेसफुल है तो हम कहते हैं सक्सेसफुल है, क्योंकि महात्मा गांधी ही चलता है, वह दल खत्म होगी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? अगला टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, चलिए खिलाफत, द वर्ड खिलाफत कम्स फ्रॉम खलीफा। और खलीफा कौन है? ये कौन है? ये रिलीजियस हेड है, किनके? मुस्लिम कम्युनिटी के। ठीक है, तो उस समय तक रिलीजियस हेड थे मुस्लिम कम्युनिटी के। अब तो चीफ इमाम है आई थिंक, जो मक्का मदीना में होते हैं। अब खलीफा पद को खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 1 में 1917 में चंपारण सत्याग्रह, लिख लो ईयर, कोई पूछ रहा है। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट आएगी 1919 में। खिलाफत मूवमेंट भारत में आती है 1919 में। चलिए अब खलीफा जो है वो रिलीजियस हेड है, और रिलीजियस हेड होने के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के पॉलिटिकल हेड भी हैं। तो नेचुरली इनका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, उस समय जो तुर्की का सुल्तान था वही मुस्लिम कम्युनिटी का कौन थे? खलीफा थे। क्योंकि जो तुर्की है, तुर्की में ऑटोमन एम्पायर का राज चल रहा था।
वही अंपायर जिसने क्रिश्चियनों के साथ क्रूसेड भी लड़ी थी, ठीक है, द होली वॉर बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ठीक है जी। तो ऑटोमन तुर्कों का अंपायर चल रहा था और तुर्कों का जो राजा था वो कौन था? खलीफा। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर एक में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस एक ग्रुप में थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की दूसरे ग्रुप में थे। पहले ग्रुप में थे ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस, दूसरे ग्रुप में थे तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो नेचुरली आप देख सकते हो उसमें कि तुर्की जो था वो किसके खिलाफ लड़ रहा था? ब्रिटेन के खिलाफ ही लड़ रहा था, ठीक है। ब्रिटेन को इस चीज से बहुत प्रॉब्लम थी कि तुर्की किनका साथ दे रहा है? जर्मनी और ऑस्ट्रिया को, ठीक है। तो ब्रिटेन ने हैवी बमबारी की तुर्की में, ठीक है। तुर्की में बहुत कैजुअलिटीज की, वहां की प्रॉपर्टी को बहुत डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। जो मुस्लिम्स थे, इंडियन मुस्लिम्स किसके पास जाते हैं? भारत में वाइसरॉय के पास। किसके अंडर? मुस्लिम लीग, क्योंकि उस समय तक मुस्लिम लीग बन चुकी थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के अंडर वो कहां पर जाते हैं? वाइसरॉय के पास जाते हैं और वाइसरॉय से ये दरखास्त करते हैं कि देखो सर, उनको पता लग गया था कि ये हारने वाले हैं, ठीक है। तो उसने कहा देखो सर, ऐसी बात है, हमको लग रहा है कि आप तुर्की को हरा दोगे, ठीक है, पर हम आपसे ये प्रॉमिस चाहते हैं कि अगर तुर्की हार जाती है, ठीक है, तो हमारे जो खलीफा है उनकी पोजीशन को भी नुकसान ना हो, क्योंकि ना केवल वो हमारे पॉलिटिकल हेड हैं, ना केवल वो एक तुर्की के एम्परर है, वो हमारे रिलीजियस हेड भी है, क्योंकि खलीफा की जो गद्दी है मोहम्मद साहब के बाद चलती आ रही थी, ठीक है, जैसे गुरु गद्दी आप कह सकते हो। तो नेचुरली भावनाएं तो जुड़ी हुई हैं उसके साथ। तो उन्होंने बोला ये हमारे रिलीजियस हेड भी हैं, तो प्लीज हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप इनकी पोजीशन को मेंटेन रखना, ठीक है जी। मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को जो क्लेमफोर्ड था, लॉर्ड क्लेमफोर्ड यहाँ का वाइसरॉय, वो कहता है ठीक है जी, हम ध्यान रखेंगे इस बात पे, आप टेंशन ना लो। एक मिनट देखो, हेलो हेलो, हाँ जी सर। सर मैं ना 15-20 मिनट होगा, मुझे आया नहीं हाले, मैं फोन कर लूंगा थोड़ा, ठीक है, ठीक। चलिए, अब इसको ना लॉलीपॉप दे के भेज देना, मतलब बला निकाली। तो लॉर्ड क्लैमफोर्ड ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाए, समोसे खिलाए, खाओ तो जाओ, बड़े अफसर के पास चल जाओ, मंत्रियों के पास चल जाओ, यही तरीके हम लोगों के। मेरे फ्रेंड ने ट्रांसफर करानी थी, हिज डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, ठीक है, कहता है हेल्थ मिनिस्टर के पास गया, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही थी यहाँ पे पंजाब में, अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट, कल ही बता रहा था मुझे। तो हेल्थ मिनिस्टर ने फटाफट साइन किए, चलो काका होगी तेरी ट्रांसफर। 5 दिन बाद कहता लिस्ट ही नाम ही कहना चाह पिलाई, समोसे खिलाए, साइन किते बकायदा, होगी ट्रांसफर। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ट्रांसफर, साहब के पास कहता 3 पेन है, एक है रेड, एक है ब्लैक और एक है ग्रीन। रेड कहता मैं क्या तेरे को, कहता मुझे किया रेड से साइन, तो रेड का साइन है नहीं करनी। ब्लैक का मतलब क्या है? ऑफिसर, सेक्रेटरी के ऊपर है, आईएएस के ऊपर है, करना चाहता है कर ले, नहीं करना चाहता ना करे, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, चाहता है तो कर ले, अगर जेन्युइन हो सकता है कर ले। ग्रीन का मतलब करनी ही करनी है, मंत्री का हुक्म है, ये अभी आपको नहीं पता लग रहा, जब आप आईएएस बनोगे आपको समझ आ जाएगी कि आगे आप भी ये करोगे, सिस्टम में जाकर आपको भी करना पड़ेगा ये। ग्रीन का मतलब क्या है? कोई आप सेक्रेटरी हो, आपके पास कोई आया तो करना ही करना है काम, गल खत्म होगी। अब उस बेचारे को रेड, वैसे ही रेड पेन इनको दे दिया कि कर दिया जी, कर दिया, जाओ जाओ जाओ, ये बड़े खुश हो गए, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर एक खत्म हुई, तो भैया उन्होंने क्या हरकत की, अब ये भी देखो। यस, एलाइड एंड एक्सिस पावर। वर्ल्ड वॉर एक खत्म होने के बाद तुर्की के राजा को पद से हटाया गया, हटा दिया। खलीफा कौन थे? रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल हेड।
यहां तक कि उन्होंने इस पोजीशन को भी छीन लिया। वो कहते आज से हमारे लिए जो तुर्की के सुल्तान है, ना तो वो खलीफा है और ना ही किसी कम्युनिटी के रिलीजियस और पॉलिटिकल है, मिल नहीं करता। ठीक है। तीसरा काम, जो खलीफा के पास अपनी जितनी भी जमीन थी उस जमीन को भी स्नैच कर लिया और आपस में बांट लिया। मतलब घाव तो एक दो ना, तुम तो कील में कील ठुकी जा रहे हो बेचारे। ठीक है। मुस्लिम फिर गए, मुस्लिम कहते सर देखो आपने हमसे वादा किया था, ठीक है, कम से कम चलो आपने इनको हटा दिया है, कम से कम उनकी इतनी तो रिस्पेक्ट कर लो कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो तो ना उनसे छीनो, ताकि उनका जो आगे बुढ़ापा है वो तो निकल जाए। ठीक है। कर देंगे कर देंगे कर देंगे, फिर वो लाल पेन चला दिया, कर देंगे। ठीक है। 10 दिन बाद खबर आई, ये भी स्नैच कर लिया। अब मुसलमानों को समझ में आ गई कि ब्रिटिश हुकूमत जो है उसका काम यही है कि ये बस लॉलीपॉप देती है, करना गुरना कुछ नहीं, नारेबाजी करती है। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, भारत में उन्होंने इकट्ठा होना शुरू हुए और उन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम क्या था, खिलाफत मूवमेंट। मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है इस मूवमेंट के लीडर कौन बने, महात्मा गांधी। अब गांधी जहां आगे वो मूवमेंट का सक्सेसफुल नहीं है, वो तो होनी ही नहीं। महात्मा गांधी, इसके लीडर और कौन कौन थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अंसारी। तो ये मेन लीडर थे इस मूवमेंट के, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मोहम्मद अंसारी। ठीक है। और इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। और इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के हेड किसको बना दिया, महात्मा गांधी को। कि चलो जी आप चलो, जैसे आपने उनको सक्सेस दिलवाई 3 आंदोलनों में, हमको भी सक्सेस दिलाओ। सर मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद वो सक्सेस नहीं है। अगर आप उसको सक्सेसफुल मूवमेंट्स कहोगे, मैं नहीं मानता उसको सक्सेसफुल मूवमेंट्स है वो, टेक्निकली अगर देखा जाए। ठीक है। तो ये पढ़ने में गलती करके थोड़ी। ठीक है। और इन्होंने किसको बना दिया, महात्मा गांधी को। चलो मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है। महात्मा गांधी ने इसी कॉज को लेकर आगे क्या चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। ठीक है। इसको खिलाफत मूवमेंट को किसके साथ मर्ज कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब महात्मा गांधी ये बात कहते थे कि भैया ये तो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत बड़ा मौका है जहां पर हिंदू मुसलमानों के कॉज के साथ चले। इससे बड़ा मौका आपको जिंदगी में नहीं कभी मिलेगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। मुसलमानों को दिक्कत है, हिंदुओं को तो वैसे ही दिक्कत है उनसे, आप इकट्ठे हो जाओ और अंग्रेजों को हटा दो। ठीक है। महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इसको मिला लो। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ना केवल ये डोमिनेंट स्टेटस है, आजादी की बात नहीं की थी उन्होंने, आजादी की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे आपको। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि खिलाफत इशू को वो सॉल्व कर देंगे। मुसलमान चले, साथ चले। और पहली ऐसी और आखिरी मूवमेंट जिसमें मुसलमानों ने हिंदू का साथ दिया, इसके बाद उन्होंने कभी हिंदुओं का साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको पैर लग चुके थे, सब कुछ सही चल रहा था, चोरी चोरा हो गया। चोरी चोरा में क्या हुआ, कुछ भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें भारतीय पुलिस वाले भी मरे, अंग्रेजी भी मरे। महात्मा गांधी को ये हो गया ये जो हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है, महात्मा गांधी ने उसको विड्रॉ कर दिया। सर जैसे उन्होंने विड्रॉ किया 1922 तक तो अंग्रेज कुछ नहीं बोले, ये मूवमेंट चलती रही। जैसे उन्होंने विड्रॉ किया 1922 में अगला काम अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की में फटाफट खलीफा को हटाया।
और तुर्की में उन्होंने इलेक्शंस करवा दिए और पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दी सिर्फ 2 महीने के अंदर। और जिस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोहम्मद पाशा, जो ब्रिटेन का आदमी था, जिसको ब्रिटेन ने वहां पर इंस्टॉल करवाया। कर लो, चल लो और उसके पीछे। अब मुसलमानों को प्रॉब्लम होगी कि महात्मा गांधी जी, अगर आपने इसको वापस ही लेना था तो या तो पूछ तो लो। 3 साल हमारे वेस्ट हो गए, ठीक है, हमने इतना कुछ किया, हमने अंग्रेजों के खिलाफ बोला, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हुआ? उसका फायदा भी कुछ नहीं हुआ। जैसी मूवमेंट आपने विड्रॉ की, मात्र 1 महीने में इलेक्शन कराए गए और उन्होंने अपना आदमी इंस्टॉल कर दिया, खलीफा बहादुर। और 1922 से भारत में हिंदू मुसलमानों के रिलेशंस खराब होने शुरू हो गए। महात्मा गांधी पे जो ट्रस्ट था वो मुसलमानों का चला गया, ठीक है। और 1922 फर्स्ट एवर, पहला भारत में हिंदू मुस्लिम कम्युनल दंगा हुआ था। 1947 में नहीं हुआ था पहला दंगा, 1922 में हुआ, जिसमें उन्होंने उनका एक रिलीजियस हेड को निकाला गया। उसका जिम्मेदार किसको माना था? महात्मा गांधी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसके बैनर में वो लड़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात हिंदुओं को। अब उनको ये लगने लगा कि महात्मा गांधी को हिंदुओं ने गलत राय दी थी। और आप देखोगे 1922 के बाद सेपरेट नेशन की डिमांड आएगी, और ये सेपरेट नेशन की डिमांड मात्र 8 साल के अंदर 1930 में लंदन से निकलती है। क्या निकलती है? चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, जो लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होता है, वो वहां पर ये डिमांड निकालता है कि वी वांट अ सेपरेट नेशन व्हिच विल बी टर्म्ड एज पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली, मात्र 8 साल के अंदर। दिल्ली सल्तनत से लेकर अब तक 500 साल तक मुसलमानों ने राज किया, उन्होंने कभी सेपरेट कंट्री नहीं मांगी। उन्होंने ये बात बोली यही हमारा देश है। और देखो मात्र 8 साल के अंदर क्या स्कीम चल पड़ी। और सबसे बड़ी बात, ओरिजिन देखो कहां पर हो रहा है? लंदन में। अंग्रेजों का पूरा हाथ था उसके पीछे। टाइमिंग देखो और जगह देखो कहां पर हो रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लड़का कर रहा है, पहले मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं। चौधरी रहमत अली ये बात बोलता है कि हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए विच विल बी नेम्ड एज पाकिस्तान। तो ये था आपका खिलाफत मूवमेंट फेलियर, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? हिंदुस्तान को जो ये पाकिस्तान का बीज आप लोगों ने बोया हुआ था लखनऊ सेशन में, अब उसको पानी देना शुरू कर दिया, वो फूलेगा। ठीक है जी, क्लियर है? समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? देखिए तो आगे चले, रिवॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मिस्टेक। चलिए, रिवॉल्ट एक्ट, जिसको एनार्की एंड
एनार्की एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक्ट, जिसको रिवॉल्ट एक्ट भी बोला गया इतिहास में। शुरू करें। बात 1917 की है, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। उस समय ब्रिटिशर से ना बहुत वादे किए थे इंडियन से कि एक बार वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाने दो, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस भी देंगे, हम आपको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, सिविल सर्विसेज में आपको बढ़ाएंगे। यहां तक कि आर्मी में सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया था कि एक बार वॉर खत्म हो जाए तो हम आपको परमानेंट नौकरी दे देंगे। हुआ क्या, जैसी वॉर खत्म हुई ये अपने सारे वादों से मुकर गए। वो लाल पेन से लिखे हुए थे वादे सारे। जिन लोगों को आर्मी में लेके गए उन बेचारों को लगा कि हमको पक्का कर देंगे, उनको नौकरियों से निकाल दिया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फुल जोर पे है, भारतीयों को सिविल सर्विस में आने नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात, डोमिनेंट स्टेटस की बात कर कर मुकर गए। अपनी किसी वादे में ये लोग खरे नहीं उतरे। तो भारत में क्या हुआ, फिर से कुछ कुछ जगह पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गई। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फिर से शुरू होगी। अब ये तो भैया भुगत चुके हैं ना, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम गिरा था, टारगेट की हत्या की थी। ठीक है, अब ये नहीं चाहते थे कि फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़े, तो इन्होंने क्या किया, एक कमिटी बनाई। इसके अंडर सर सिडनी रवाल्ट, इनके अंडर एक कमिटी बनाई और इस कमिटी को बोला कि आप कोई ऐसा कानून पारित कीजिए जिससे ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है इस पे शिकंजा कसा जाए। ठीक है, और उन्होंने एक कानून पास करवा दिया जिसका नाम क्या था, एनार्की एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक्ट, जिसको क्या बोला गया, रिवॉल्ट एक्ट। अब इस एक्ट की प्रोविजन देखो आप क्या। बिना वारंट के, पहला पॉइंट, बिना वारंट के किसी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। बिना वारंट के मतलब किसी के घर भी जाएगी, किसी को भी अरेस्ट कर लेगी और वारंट दिखाना जरूरी नहीं है, पहला प्रोविजन। दूसरा, जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है उसको इंडिया में या वर्ल्ड में किसी भी जगह में फेंक सकते हैं। पुलिस से पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि बंदा कहां पर है। मतलब घर वालों को पता ही नहीं बंदा का है। हाँ जी, प्रोविजन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो फिर से उठ रही थी उनको दबाने के लिए। अगर कोई आदमी क्रांतिकारी है उसको उठाओ जेल में फेंको, मुड़ के बंदा लबे ना, अब भी डर जाएंगे, अपने आप नहीं जाएंगे रास्ते में। ठीक है जी। तीसरा, अगर एक आदमी कोई सड़क में जा रहा है और यहां पर कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है, उसको इसकी हरकतों में कोई डाउट हुआ है कि ये कुछ कर सकता है, कुछ गलत कर सकता है, तो वो इसको भी बिना वारंट के डिटेन कर सकता है, सिर्फ शक के आधार पर। प्रूफ नहीं, सिर्फ शक हो गया कि भैया ये कुछ कर सकता है, तो इसको उठा के जेल में डाल दिया। सबसे बड़ी बात, जिस आदमी को डिटेन किया गया है वो कोई लॉयर नहीं कर सकता, अपना वकील नहीं कर सकता। समझ गया? नो वकील, वकील नहीं होगा। पांचवा, जिस बंदे को भी अरेस्ट किया गया है वो अरेस्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता। नो वकील,
नो अपील। आगे, जिस बंदे को अरेस्ट किया है वो अपने बचाव में, अपनी सेफ्टी में कुछ बोल भी नहीं सकता। नो वकील, नो अपील, नो दलील। वकील भी नहीं कर सकता, अपील भी नहीं कर सकता, और दलील तो दे सकता है ना। इतना तो उसका राइट था कि सर मैंने कुछ नहीं किया, वो भी नहीं बोल रहा। नो अपील, नो वकील, नो दलील। अब ये कौन सा एक्ट है? रिवॉल्ट एक्ट। क्या भारतीयों को ये चीज पसंद आएगी? किसी को नहीं आएगी, आज के समय भी नहीं आएगी। मतलब कोई बेतुकी चीज है, किसी को उठा के फेंक देना, किसी को भी काला पानी में फेंक देना, कोई वकील नहीं करेगा, कोई दलील नहीं करेगा। रात को आते थे, माचिस फिल्म देखी होगी आपने, माचिस फिल्म देखना कभी आप, माचिस फिल्म देखना, अगर नहीं देखी तो घर एक माचिस जला के देखना, ठीक है। बहुत अच्छी फिल्म है, पंजाब में जो टेररिज्म था, गुलजार की फिल्म है। यही हुआ था, एक लड़की थी जो तब्बू को दिखाया गया, वो टेररिस्ट कैसे बनी, उसके भाई को सिर्फ शक के बना पे पंजाब पुलिस ले जाती है, ठीक है। वो कहते कहाँ लेके जा रहे हो, रात का टाइम होता है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ले आवांगे, पूछताछ करनी, कोई गल नहीं, ले आवांगे, टेंशन ना लो। फिर तक नहीं आता, 7 बजे जिप्सी आती है, फेंकती है उसको और चली जाती है। उसको इतनी चोटें लगती हैं, इतनी चोट लगती है, ही कमिट सुसाइड। तो इस रंजिश से वो लड़की टेररिस्ट बन जाती है। उसका टारगेट क्या होता है? उस पुलिस ऑफिसर को मारना। और वो दिखाया गया था पंजाब में किस तरह गलत तरीके से भी मारा गया था, ठीक है। तो यही तरीका चल रहा है, और क्या चल रहा है? गलत तरीके से पकड़ा गया, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलिए। तो भारत में योग्य पुरुष बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को ये बात पता लगती है, कांग्रेस इसका रेजिस्ट करती है। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम लीग वो भी इसके अगेंस्ट बोलती है, वो भी ये बात कहती है कि भाई गलत बात है ये, कि आप किसी को भी उठा के अंदर कर दोगे, कोई बोले भी ना, ये बात गलत है, ठीक है। और महात्मा गांधी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? सत्याग्रह सभा। और इस सत्याग्रह सभा के हेड कौन होते हैं? महात्मा गांधी। और वो कहते हैं इस सभा के जरिए अब मैं भारत में एक सत्याग्रह करूंगा, किसके खिलाफ? रिवॉल्ट एक्ट के खिलाफ। और इस रिवॉल्ट एक्ट को वो क्या घोषित करते हैं? काला कानून, ब्लैक लॉ। और महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे इंडिया में एक स्ट्राइक होगी। और वो स्ट्राइक किसके बैनर पे होगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर पे होगी। और जिसका स्ट्राइक का मोटो क्या होगा? कि इस काले कानून को खत्म किया जाए, इस काले कानून को वापस लिया जाए। क्लियर है जी? समझ में आ गया? 1 अप्रैल को महात्मा गांधी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली संबोधित करने जाते हैं पब्लिक को। पर दिल्ली के पास ही हरियाणा में पलवल में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको वापस कहां भेज दिया जाता है? महाराष्ट्र। ठीक है, गांधी जी को नजरबंद कर दी है। आगे चलिए। पंजाब, चलिए पंजाब देखिए डेट 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 पंजाब में इस कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा होता है। और उस आंदोलन को कौन चला रहा होता है? डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, चलिए ये आंदोलन कहाँ चल रहा होता है? अमृतसर। अमृतसर का कमिश्नर कौन है? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर एक बहुत ही सख्त कार्रवाई करता है और इन दोनों लीडर्स को अरेस्ट कर लेता है और भैया इनको गायब कर देता है। बंदों का पता ही नहीं लगता बंदे कहां गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, बंदे ही नहीं लग रहे। ठीक है, अब जो पब्लिक थी, जिनके ये लीडर थे, उनको गुस्सा तो आना ही आना था। एंड दे वर डिमांडिंग, बताइए कहां पर है हमारे बंदे। ठीक है, तो जनरल ओडायर रेड पेन भेज देंगे, कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, कोई बात नहीं, पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 दिन हो गए, नहीं आए। पब्लिक ने क्या किया? गुस्से में आकर पुलिस के 5 लोगों को मार दिया। ऐसा नहीं है कि सीधा उन्होंने ही आके मारा, पब्लिक ने गुस्से में आके क्या किया? 5 लोगों को मार दिया। ठीक है, अब इनको इस चीज की खुंदक थी कि हमारे 5 बंदों को मारा। मैंने आपको पहले ही बात बताई है, पुलिस या आर्मी के किसी बंदे को मार दो ना, या थप्पड़ भी मार दो, वो खुंदक निकालते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। और मैंने पिछली बार भी आपको बताया था बठिंडे का केस, किसानों ने कुछ नहीं किया, एक तहसीलदार गया था, उसको पकड़ के कुट दिया उन्होंने। फिर उसके बाद एसडीएम गया, उसके साथ बदसलूकी की। फिर एक यंग लड़का गया आईपीएस, उसके कपड़े फाड़ दिए, कुछ नहीं। और बाद में जब शाम को खबर आई ना, सारे अस्पताल में दाखिल। उन्होंने जो लाठीचार्ज किया वहां पर, क्योंकि पुलिस नहीं बर्दाश्त करती, आर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि हम उनके आदमी को हाथ भी किया, हाथ में टच भी लगाया जाए, और तुमने तो 5 बंदे मार दिए। ठीक है, चलिए जनरल ओ डायर को लगा सिचुएशन खराब हो रही है अमृतसर में, मार्शल लॉ लगा दिया गया। और जो आंदोलनकारी थे उन लोगों को नीचे बैठा के उनको बोला, सर पर ऐसे रखो हाथ, नीचे घुटनों के साथ रगड़ो, रगड़ के चलो। 10-10 किलोमीटर तक दौड़ाया। कईयों को बोला लेट के चलो सड़क में, और गर्मी देखना अप्रैल में कितनी होती है, नंगा करके कहा चलो सड़कों में। तो ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी थी। मार्शल लॉ क्या होता है? आर्मी लॉ। क्लियर है? सिचुएशन खराब होता देख उन्होंने माइकल आर डायर, जो एक ब्रिगेडियर भी था, उसको अपॉइंट किया गया कि चूंकि आर्मी का अब लॉ लग चुका है, तो सिचुएशन अब आपके हाथ में है, आपने देखना है क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखो। ठीक है जी। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, लोग गोल्डन टेम्पल में जाते हैं माथा टेकने। गोल्डन टेम्पल में ही एक गार्डन होता है जिसका नाम क्या है? जलियांवाला बाग। जलियांवाला वर्ड कहां से आया? वहां पर जाला था, जाला एक शेर था जिसका नाम क्या था? जाला। जाले का बाग, जलियांवाले का बाग। फैमिली को क्या कहते थे? जलियांवाले। ठीक है, कहते थे ना, तो जाले का बाग यानी जलियांवाले का बाग फैमिली का बाग है। ठीक है, तो लोग इस लीडर्स को छुड़वाने के लिए इकट्ठे होने लग पड़े और यहाँ पर मीटिंग होने लग पड़ी। ठीक है, चलो मीटिंग कहां पर हो रही है? जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग में प्रॉब्लम क्या है सर? यहां पर एंट्री और एग्जिट की एक ही पॉइंट है। बाग भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, अगर आपको एकड़ों में फैला हुआ है। वो बाग था, कोई ग्राउंड थोड़ा था। वो बाग का मतलब होता है गार्डन, कोई स्टेडियम नहीं था वो। तो लोग वहां पर 3-4 लोग बैठ गए, उन लोगों ने बोला हमारे लीडर्स को छोड़ो, नारेबाजी शुरू कर दी। अब चक्कर क्या था, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, ज्यादा बंदे नहीं थे वो लोग, वो कुछ 50 से 60 आदमी थे। साथ में क्या था? गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब। अब लोग जब मत्था टेक के आ रहे थे ना,
अब इंडियंस को ना आदत होती है, देखे तो सही चल क्या रहा है। ये इंडियंस को सबसे बड़ी आदत है, कोई पंगा हो जाएगा ना, ट्रैफिक जाम करके बैठ जाएंगे। तो देखते हैं हुआ क्या, खड़ के देखेंगे, सुनेंगे हो क्या रहा है। तो बंदे बेसिकली ज्यादा नहीं थे, बंदे थे सिर्फ 30-40। अब इनकी आदत क्या है, खड़ के देखने की। ये बंदे अंदर जाके देख रहे हैं कि चल क्या रहा है वहां पर। इसके कारण क्या हो गया, जो बाग था वो पूरा भर गया। आंदोलनकारी 50 ही है, देखने वाले बाकी मूर्ख बैठे हैं वहां। ठीक है, उधर से आ गया महामूर्ख जिसका नाम क्या था, जनरल आर डायर। अब उसको ये लगा कि ये बहुत बड़ी रैली चल रही है। रैली नहीं थी वो, एक प्रोटेस्ट था बस, मेजर लोग देखने वाले हैं। उसको ये लगता है कि बहुत बढ़िया आंदोलन करने वाले हैं। अब वो माइक से अनाउंसमेंट करता है कि भैया मार्शल लॉ लगा है, धारा 144 लगी है, हट जाओ यहां से। अब इन लोगों के नारे इतने ऊंचे थे, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद, चक दांगे, फटे चक दांगे, मार दांगे, पिट दांगे, ये कर दांगे। भाई वो बोली जा रहा है हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सुनाई कुछ नहीं दे रहा, क्लैशिंग हो रही है आपस में। तो उसको, इस बेवकूफ को, आर्डर को ऐसा लगा कि भैया वो मेरी बात सुन के भी क्या कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। और उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, जब तक गोलियां नहीं खत्म होती तुम्हारी बैरल से, चलानी शुरू करो, जब तक गोली नहीं खत्म हो। और एक बैरल में 500 से 600 गोलियां थी, जो पट्टे लगा के बैठे होते हैं वो लोग। जब तक नहीं खत्म होगी तब तक मार ही जाओ बस। ठीक है, रिजल्ट, गोलियां मारनी शुरू कर दी। बीच में एक कुआं था, अब यहां से एग्जिट है नहीं, आना यहां से है। ठीक है, इधर तो भाई साहब वो खड़े हुए, वो मार रहा है गोलियां। अल्टीमेटली क्या, कुछ ने कुएं में कूद गए, जिनकी तो जान बच गई, कई मर गए, बच्चे मर गए, लेडीज मर गए। ठीक है, और बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। गवर्नमेंट कहती थी कि सिर्फ 350 लोग मरे हैं, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, उसने तो यहां तक कह दिया था 1500 बंदा मार दिया उन्होंने। और बिल्कुल सही बात है, उस बंदे की देखो ना, ऑर्डर क्या है कि जब तक गोलियां नहीं खत्म होती मार ही जाओ बस। रिजल्ट, टोटल मैसेकर। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उनको ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड की एक उपाधि दी थी, मेडल दिया था, वो त्याग दिया। उसके अलावा सर शंकर, वो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियन मेंबर थे। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंडियन मेंबर थे। उन्होंने इस मेंबरशिप को त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया। प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होने लग पड़ा। ठीक है, चलो अब गवर्नमेंट को कुछ तो करना था। गवर्नमेंट एक लीपापोती करती है, एक कमीशन बनाती है जिसका नाम क्या होता है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कहता है कि जनरल आर डायर जो है उससे गलती हुई है और इसके लिए उसको सस्पेंड किया जाता है। और इसके ऊपर केस कहां चलेगा, लंदन। भगा दिया यहां से, उनको पता था अगर ये बैठा रहा यहाँ पर, इसको इन्होंने किसी न किसी ने मार देना। उन्होंने फटाफट इसको सस्पेंड किया और उसको बोला कि भैया तुमने किया है, जाओ यहां से लंदन चल जाओ। और लंदन में इस पे केस चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिशर था। ठीक है जी, यहां से भगा दिया कि इसको कोई मार ना दे। और इससे भी बड़ी बात, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जैसे ये लंदन पहुंचता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां पर इस बंदे का सम्मान होता है और इसको वहां पर एक तलवार, स्वॉर्ड, भेंट की जाती है। और यहां तक कि जनरल आर डायर को ब्रिटिश किंगडम का टाइगर
उपाधि मिलती है। ही इज द टाइगर ऑफ ब्रिटिश किंगडम। ही इज द टाइगर ऑफ, शेर है ये ब्रिटिश किंगडम का। ये सच शेरों वाली बात की है, ठीक है। अक्सर अगर आप न्यूज सुनोगे, भगवंत मान अक्सर एक एलिगेशन लगाते थे, 3-4 बार एलिगेशन लगा चुके हैं वो। जिस दिन हमारा ये कांड हुआ था ना, रात को, जो भगवंत मान कहता, मैं नहीं कहता, भगवंत मान ये बात बोलता है, ठीक है। तो हमको क्या पता ये थी हुई थी नहीं हुई थी। ट्रिब्यून के जो मालिक थे वो कौन थे? विक्रम सिंह मजीठिया के दादा। उन्होंने जनरल आर डायर को डिनर करवाया था घर बैठ के, और सरोपा दिया था। ये मैं नहीं कहता, ये भगवंत मान बोल रहा है। उसने एक बार नहीं, 3 बार बोला, 3 बार ये बात लोगों को प्रेस में, कि आपको एक बार पता है कि जब ये कांड हुआ था रात को उसको किसने डिनर कराया था? तो किसने? ट्रिब्यून के मालिक ने। ट्रिब्यून का मालिक कौन था? मजीठिया का दादा। और वो कहता ये जो स्वॉर्ड दी, ऑनर दिया, ये भी इसी कारण दिया कि उन्होंने दे दिया तो अगले भी फिर देने लग पड़े। तो इनकी आपस में बहस हो गई थी। उस बहस में ये दूसरे के पोल खोल रहे थे। वो बता रहा था ये वाली इस ब्रांड की शराब पीता है वो कहता है इसने ये किया, तो ये किया। तो उस दौरान उसने ये बात बोली थी। तो ये पता, मैं सुन रहा था ये बात, उसने ये कही थी कि रात को जो डिनर कराया गया, सरोपा दिया गया, ट्रिब्यून के मालिक ने दिया था। वो बेसिकली उसके दादा थे, मजीठिया थे, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ी बेइज्जती भारत के लिए, ठीक है। और 1939 पंजाब का एक लड़का सरदार उधम सिंह, तो वो जब इस चीज को पढ़ते हैं हिस्ट्री में, उनका खून खोलता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो बदला लेंगे किससे? जनरल आर डायर से, और उसको मारेंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब कहाँ जाते हैं? सर लंदन जाते हैं। लंदन इनके घर की रेकी करते हैं। इनको पता लगता है जनरल आर डायर तो कैंसर से मर चुका है। He was died due to cancer. उसकी कैंसर से डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि बदला तो लेना है। उन्होंने ढूंढा किसको? जनरल ओ डायर, जिसने जनरल आर डायर को ब्रिगेडियर लगाया था और जिसकी परमिशन से ही उसने मारा था। कैसे नहीं उसने गोलियां चला दी थी, कहीं ना कहीं इसकी परमिशन तो ली होगी उसने, ठीक है। तो जनरल ओ डायर किंगस्टन हॉल में जा रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगे अपनी वाइफ के साथ, उधम सिंह आते हैं, उनको आवाज देते हैं, सर फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, ठीक है। वो कहता भाई आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर डीड, जो आपने जलियांवाला बाग किया था ना, आपने ऑर्डर दिया था ना उसको, मैं इंडियंस इसी के लायक है, ऑटोग्राफ। वो खुश हो जाता है। वो कहता यार ये हुई ना बात, इंडियन ने बोली ये बात कि इंडियन इसके लायक है। कहता लाओ, उसके पास जाता है, लाओ। वो पिस्टल निकालता, उसके सर पे गोलियां मारता। उसने अपनी FIR रिपोर्ट में बोला ना, उतनी मारूंगा जितनी गोलियां। तो इसने बोला था ना जब तक खत्म नहीं होती तब तक मारो। उससे पूछा था कि तूने 7 से 8 गोली क्यों मारी, एक से बंदा मर गया। कहता जैसे इन्होंने कहा था ना जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मारते जाओ, मैंने भी जब तक खत्म नहीं हुई तब तक मारी। और रिजल्ट, उधम सिंह वाज हैंग्ड। उनको फांसी कहां पर होती है? लंदन। क्लियर है जी? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रह गया हमारा, अगले लेक्चर से शुरू करेंगे।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो ग्राउंड था वो हमने कर लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म होता है। अगली बार हम शुरू करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है जी, फिर आपका नेहरू पॉइंट्स आएंगे, जिन्ना पॉइंट्स आएंगे, उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू जी। टेक्स्ट ऑन, एक बार देख लेना आप इस चीज को, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स दो मुझे, 1-2 दिन का टाइम तो मैं बना देता हूँ उसके मॉडर्न हिस्ट्री के। हाँ जी, हाँ जी, 1-2 दिन का टाइम तो मैं बना देता। ठीक है जी, थैंक यू।